हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे CSS इन 30 मिनट्स। ठीक है, आपको एक कंप्लीट CSS का ओवरव्यू होगा। आप इंटरमीडिएट लेवल तक हम CSS पढ़ेंगे कि CSS हम अपनी वेबसाइट में CSS कैसे अप्लाई करते हैं और CSS कैसे यूज़ होती है। और अगर किसी को हम इसमें HTML यूज़ करने वाले हैं, तो अगर किसी को अगर HTML नहीं आती है तो मैंने एक HTML वीडियो बनाई है HTML इन 30 मिनट्स, तो आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने एक इंटरमीडिएट लेवल तक बताया है कि HTML हम कैसे वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं वो विद इन 30 मिनट्स। तो उस वीडियो को देख के आप ये वीडियो भी देख सकते हो। इसमें आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि वेबसाइट की HTML कैसे काम करती है, और इस वीडियो में पता चलेगा कि HTML की CSS कैसे काम करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इस कोर्स में हमारी कौन कौन से कंटेंट होंगे जो हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे यार हमारी इंटरनल CSS करेंगे हम अपनी। अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो हम इनलाइन CSS करेंगे, इंटरनल CSS करेंगे, एक्सटर्नल CSS करेंगे। क्लासेस होंगी, IDs, div, फ्लोट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, फॉन्ट एम्बेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट लाइन के साथ साथ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोर्स के कंटेंट हो गए। तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। तो यार सबसे पहले हमने लिस्ट में देखा था कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। पर इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम सबसे लास्ट में देखेंगे ताकि जो डिफरेंस है वो काफ़ी जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ इंटरनल CSS लेके चलेंगे। हम अभी सिर्फ इंटरनल CSS यूज़ करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। एंड में इनलाइन CSS हम कैसे यूज़ करते हैं, इंटरनल CSS कैसे यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं, फिर वो बात करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल, और इसको सेव करते हैं CSS.html से। ठीक है, CSS.html से हमने कर दिया, और यहाँ पे HTML बॉलरप्लेट ले लेते हैं। ठीक है, तो यार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये HTML बॉलरप्लेट क्या होती है, ये कोड कैसे आया है, HTML नहीं आती है अगर आपको, तो मैंने एक वीडियो बनाई है HTML इन 30 मिनट्स, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक काफ़ी अच्छे से HTML को डिस्क्राइब किया है, और आपको हर एक टैग्स के बारे में पता चलेगा कि HTML कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट चीज़ों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने CSS का। तो सबसे पहले हम यार देखेंगे कि हम CSS कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने उसमें। तो मैं एक HTML टैग में लिख देता हूँ, हेलो एंड वेलकम टू दिस कोर्स। ठीक है, तो उसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और देखता हूँ क्रोम पे। तो यहाँ पे हमने इसे क्रोम में ओपन कर लिया है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा था हेलो एंड वेलकम टू दिस कोर्स, यहाँ पे भी लिखा है वेलकम टू दिस कोर्स। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी CSS स्टार्ट करेंगे कि हम CSS कैसे इस फाइल में CSS कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो CSS लिखने के लिए हम इस हेड के अंदर लिखेंगे, इस हेड टैग के अंदर हम टाइप करेंगे स्टाइल टैग। अब इस स्टाइल के अंदर अपनी सारी CSS लिखेंगे। तो जैसे कि अगर हम H1 को चेंज करना चाहते हैं, मान लो अब CSS में हम मानना चाहते हैं कि अभी ये जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो हमारा टेक्स्ट का कलर है ब्लैक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये ग्रीन हो जाए। तो ग्रीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को ये करना पड़ेगा, स्टाइल टैग है, सबसे पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को चेंज करना है स्टाइल, किस में चेंज करना है, मुझे H1 टैग में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और फिर कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब है कि जो चेंज होगा H1 में होगा, और क्या चेंज होगा वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो, तो कलर किस में चेंज हो, मैं मान लेता हूँ टोमेटो कलर ले लेते हैं हम। इसको सेव करता हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर हम देखें तो मैंने एक स्टाइल टैग लिखा है इसके अंदर की, जिसके अंदर जितनी भी CSS होंगे हम अप्लाई करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार H1 के अंदर ये जो हमारा H1 टैग है, ये जो हमारा H1 एलिमेंट है, सॉरी ये जो हमारा H1 एलिमेंट है, यहाँ पे जो H1 एलिमेंट है इसके अंदर क्या क्या चेंज करो। इसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही अभी तक एट्रीब्यूट दिया है, जिसका मतलब है कलर चेंज करो टोमेटो कलर में। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये इसका कलर चेंज हो गया टोमेटो कलर में। इसी के साथ साथ चलो मैं चाहता हूँ कि यार इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा हो। ये H1 टैग है, बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना मैंने सोचा था, तो इसके लिए होता है फ़ॉन्ट साइज़। जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये 50 पिक्सल हो जाए। मैंने 50 पिक्सल दिया, सेव करा इसको, और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश, तो देखो यार ये फिर ये 50 पिक्सल्स में आ गया, यानी कि ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं यार ये बहुत बड़ा हो गया है, मतलब H1 टैग मुझे H1 टैग ही यूज़ करना है, लेकिन यार बहुत बड़ा है वो, मुझे छोटा लगाना है थोड़ा। तो उसके लिए अब मैं दे दूँगा 10 पिक्सल। इसको सेव करता हूँ और फिर रिफ़्रेश। ठीक है, तो अभी 10 पिक्सल में आ गया, देखो कितना छोटा आ गया ये, दिखाई मुश्किल से दे रहा है।
ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल अभी कर देता हूँ, 30 पिक्सल ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया, हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल। ठीक है, हमारी ऐसे जो CSS है वो ऐसी CSS हमारी काम करती है कि स्टाइल दिया हमने, पहले स्टाइल टैग लेकर, स्टाइल टैग के अंदर हम चाहते हैं H1 के अंदर चेंज हो, H1 के अंदर क्या चेंज हो, हम चाहते हैं कि H1 के अंदर इसका कलर भी चेंज कर दो और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दो। अब यहाँ पे हमारी अब हमने ये सीख लिया कि हम CSS यूज़ कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स में। अब हम मूव करेंगे अपने क्लासेस में कि क्लासेस क्या होती हैं, आईडीज़ क्या होती है, एक करके हम सब टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अब क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, हम क्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लास एंड आईडीज़। ठीक है, इसको हम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लास एंड आईडीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, दिस इज़ पैरा 1। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव नहीं मतलब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे 5 कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, इसको 1 कर दिया मैंने, इसको नीचे और स्पेस। ठीक है, तो मेरे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7, पैरा 5 तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार देखो, जैसे हमने पहले किया था अभी H1 में, अगर मैं वैसा ही करूँ, अगर यहाँ पे P कर दिया मैंने, मैं चाहता हूँ P में हो, क्योंकि मैंने सारे जो यहाँ पे एलिमेंट दिया है वो मैंने P यूज़ किया है यहाँ पे। अब मैं P में चाहता हूँ कि मेरा जो कलर हो जाए वो हो जाए ग्रीन, ले लेते हैं आप। ठीक है, ग्रीन हो जाए, और सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो मेरा ये सब आ गया मेरा ग्रीन में। लेकिन यार ये सभी ग्रीन में आ गया। अब मैं नहीं चाहता कि यार सब ग्रीन में आए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैरा 1 है वो आ जाए ग्रीन में, पैरा 2 जो है वो मेरा है रेड में। ये मतलब अलग अलग कलर आए, एक कलर ना आए। भले ही मैंने एलिमेंट एक यूज़ किए हों, लेकिन मेरी कलर अलग अलग आए। ठीक है, अब उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए हमारी होती हैं क्लासेस। अब क्लासेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लास और ये होती है हमारी, इसके अंदर हम लिखते हैं क्लास। ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर लिखते हैं हम क्लासेस, क्लास के अंदर हम लिख दिया। अब क्लास नेम, अब क्लास को हम नेम दे देते हैं पैरा 1। यार देखो, पैरा 1 तो मैंने ऐसे ही दिया है, इसमें तुम ABCD XYZ या हर्ष कुछ भी दे सकते हो, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लास हमने इसको एक क्लास दे दी, क्लास का मतलब हमने इसको एक आइडेंटिफिकेशन दे दी, हम इसको क्लास ही बोलते हैं अभी, तो हमने इसको क्लास का नाम दे दिया पैरा 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू, इस क्लास के थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं डॉट क्लास नेम पैरा 1 और फिर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब तक हम जब भी एलिमेंट यूज़ कर रहे थे हम कोई डॉट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब हमने क्लास यूज़ करी तो हम डॉट दे रहे हैं। तो ठीक है, जब भी हम क्लास यूज़ करें हम देंगे डॉट। अब हम चाहते हैं इसमें यूज़ हो कलर रेड, कलर रेड मैं चाहता हूँ, सेव करा इसको। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे डॉट पैरा 1 करा है क्लास, और मैंने क्लास 1 दी है, तो जो चेंज आएगा मेरा सिर्फ इसके अंदर आएगा, सिर्फ इस एलिमेंट टैग के अंदर आएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा पैरा 1 चेंज हुआ है सिर्फ। तो क्लासेस हमारी इसलिए होते हैं कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमें चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आईडीज़ पे। यार आईडीज़ भी देखो सेम ही यूज़ होती हैं, मतलब जो एक तरह से जो काम होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं क्लास की, वो आईडी भी कर सकती है, लेकिन आईडी इज़ मोर टूवर्ड्स दी यू कैन से द आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ से मेरा क्या, इससे मेरे को क्या मतलब है, इससे ये है कि हम इसको कभी भी हम क्लास की तरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि क्लासेस जो होती है, अभी तो हम सिंगल पेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सारे पेजेस होते हैं हमारे, तो उन बहुत सारे पेजेस के अंदर हम क्लासेस दे सकते हैं। हम कभी भी, हमें कोई भी CSS चाहिए होगी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, उस क्लास को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं है। आईडी सिर्फ उस एक पेज पे काम करती है, तो इसलिए हम आईडी यूज़ नहीं करते हैं, हम क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, आईडी जो होती है वो सिर्फ उस सिंगल पेज पे यूज़ हो सकती हैं, और जो क्लास है वो ऑल ओवर दी आपकी फ़ाइल यूज़ हो सकती है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा क्लास और आईडी में कुछ फ़र्क नहीं है। तो क्लासेस के अलावा मैं क्लासेस का एक और एग्जांपल दूँ, अगर मैं यहाँ पे भी क्लास लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC, मैंने ABC नाम दे दिया क्लास का। ठीक है, कंट्रोल से मैंने इसको सेव कर दिया। कंट्रोल सेव करने के बाद मैं इसको कॉल करूँगा डॉट ABC से, डॉट ABC लिख दिया मैंने, ABC कर्ली ब्रेसेस ओपन। और अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मेरे को इसको कलर चेंज करना है दोबारा, मेरे को कलर चेंज करना है, किसमें करते हैं हम, इसको ब्लू में कर देते हैं। चलो इसका ब्लू में इसको चेंज कर देते हैं, कंट्रोल से सेव और इसको रिफ़्रेश करते तो ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया ब्लू। तो इसके अंदर जैसे कि हमने एलिमेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज करती, फ़ॉन्ट से ही चेंज करता, हमने कलर चेंज किया था हमने, और
फ़ोन, और हम ऐसे ही हम इस पर भी कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं वो वही वैसी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लासेस। अब हम आईडीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आईडीज़ के लिए क्या होता है, जैसे हमने क्लास लिखा वैसे ही सेम टू सेम हम आईडी लिखेंगे, आईडी इक्वल्स टू में कोट्स। अब यहाँ पे अगर हम लिखें कि अब मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ ABC1, तो ABC1 में हम कैसे लिखते हैं, इसको हमने पहले ABC1 लिख दिया, उसके बाद वापस हम इस पे जाएंगे। अब हमने जो भी हम एलिमेंट यूज़ कर रहे थे उसके लिए हम सिर्फ एलिमेंट लिख रहे थे। हमने जब क्लास यूज़ करी तो हमने डॉट क्लास नेम लिखा, यहाँ पे भी डॉट क्लास नेम लिखा, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं आईडीज़। तो आईडी को हम कैसे करेंगे, आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं हैश, तो हैश लिखेंगे ABC1 और फिर कंट्रोल बेस कर्ली ब्रेसेस एंड स्पेस। तो यहाँ पे जब भी हम क्लास यूज़ करते हैं तो हमारा होता है डॉट, और अब भी हम आईडी यूज़ करते हैं उसके लिए होता है हमारा हैश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हैश लिख दिया, और अब हम इसको लिखें अगर दोबारा कलर लिख देते हैं यहाँ पे दोबारा कलर, मैं कलर भी सबको कलर ही करे जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा उसके अभी ये तो बस एग्जांपल है कि चीज़ें क्लास और आईडीज़ कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम काफ़ी सारे टैग्स देखेंगे, फ्लोट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर वगैरह भी, लेकिन अभी ये सिर्फ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासेज एंड आईडीज़ मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा हो गया इंडिगो। ये इंडिगो इतना दिखता नहीं है यार यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा। तो इंडिगो की जगह मैं यहाँ पे इंडिगो नहीं लेता, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पिंक ले लेते हैं, चलो ठीक है, पिंक ले लिया मैंने, कंट्रोल ऐसे सेव करा, और देखो अब ये इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो यार ये पिंक हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे शायद समझ में आ गया होगा कि हम क्लासेस और आईडीज़ में क्या फ़र्क होता है। क्लासेस जो होती है हम उसको ऑल ओवर द फाइल यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी आईडीज़ होती है वो हम उसको सिर्फ एक सिंगल पेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें यूज़ करना हो, हमें अगर क्लास का यूज़ करना हो, हम क्लास का यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टैग में डाल के, हमने इस टैग के अंदर डाला क्लास, उसमें हमने यूज़ कर लिया ये, ठीक है। और हमने आईडीज़ यूज़ करनी हो तो हम सीधा हम क्लासेस की तरह करेंगे, अब बस आईडी लिख देंगे, आईडी जो भी हमारा आईडी का नेम हुआ, और यहाँ पे हम उसको हैश के थ्रू हम उसको CSS में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लासेस एंड आईडीज़। तो अब हम देखेंगे यार कि डिव क्या होते हैं, ठीक है। तो डिव के लिए हम एक काम करेंगे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि डिव यहाँ पे हम लिख देते हैं P1, कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने यहाँ पे अभी, और फिर P लिख के कुछ टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद ये लिख के और कुछ भी लिख, एक मिनट P नहीं आया यहाँ पे, इसको मैं अगर P में लिख दूँ, फिर इसको ऐसे करते हैं कंट्रोल से सेव करके, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ तो ठीक है, ये हमारा ये आ गया। इसको एक बार ज़रा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इनसे ज़रा HR से कि भाई ये अलग है ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिव यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, डिव हमारा किस लिए होता है कि वो एक अलाइन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें देता है। अब वो क्या करता है उसके लिए हम देखते हैं। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हम एक टैग को, जैसे P है, हम इसको अलग अलग लिख रहे थे, लेकिन मान लो कि यार मेरे को कोई लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है। मैं लॉगिन फॉर्म जब पढ़ते नहीं, जब भी हम फेसबुक पे जाते हैं तो हमसे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, चलो वही रख लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं हम, यहाँ पे हम इनपुट रख लेते हैं, बड़ी एग्जांपल मिल जाएगा यहाँ से हमें। इनपुट हो गया, यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हो गया, और फिर यहाँ पे इनपुट हो गया हमारा सबमिट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारी 3 चीज़ें आ गई, ये और सबमिट आ गया हमारा, ठीक है। अब एक मिनट में ज़रा इसको BR भी टैग लगा देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया नेक्स्ट लाइन में। तो यार मैं चाहता हूँ कि यार ये जो तीनों चीज़ें हैं ना वो एक साथ चेंज हो, ठीक है। मैं मान लो कि अब ये जो तीनों चीज़ें आई हैं, ये जो हमारा इनपुट की तीनों चीज़ें आई हैं, ये हमारी एक बॉक्स के अंदर आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ उस बॉक्स को उठा के रखना है कहीं और। मान लो कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी चीज़ है ये सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूँगा, मान लो क्लास दे दी मैंने यहाँ पे div1 दे दी, ठीक है, मैंने div1 क्लास दे दी, और यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो बीच में आए, तो मैं यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया मैंने यहाँ पे, इसको रिफ्रेश किया तो देखो तीनों चीज़ें एक साथ बीच में आ गई, तीनों चीज़ें मुझे एक एक करके अप्लाई नहीं करनी पड़ी। मतलब ये जो तीनों चीज़ें थी वो एक बॉक्स के अंदर थी, मैंने सिर्फ उस बॉक्स को कहा कि भाई देखो, मैंने यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ भाई, मैंने सिर्फ उस बॉक्स को कहा कि सिर्फ ये जो बॉक्स है इसमें क्लास लगाओ जो कि है div1, और मैंने कहा कि भाई उस
div 1 में उस सब चीज़ों को सेंटर में ले आओ, मतलब उस डब्बे को जाओ और सेंटर में ले आओ, तो वो उस पूरे डब्बे को सेंटर में ले आया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ, चलो यहाँ पे कुछ पैरा भी ज्वाइन कर देते हैं जिससे कि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 1, ठीक है, 1 लिख दिया, फिर पैरे पे 2, फिर पैरा पे 3। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया, फिर इसको नीचे करा, तो देखो ये तीनों भी बीच में आ गए। लेकिन अब तक हम देख रहे थे कि हम इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस डिव को अप्लाई करने से ये जो हमने डिव लिखा है, ये हमने ये ओपनिंग डिव, ये क्लोजिंग डिव, ये जो हमने लिखा है, इसके हमने इसके थ्रू कहा है कि अब ये जो है सिर्फ ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सिर्फ इस डिव के अंदर है। अब इस डिव के अंदर जो भी चेंज होंगे वो सब इन सब में भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो ये मैंने डिव लिया है, डिव को यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि डिव एक बॉक्स है, ये हमारा एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने ये सारे कंटेंट लिखा हुआ है अपना p डैश के इनपुट के। तो इस बॉक्स के अंदर जैसे हमने अपने कोड में अप्लाई किया था कि हमने एक डिव दिया था, ये बॉक्स है, हमने इसके अंदर क्लास दी थी, हमने इसके अंदर पैराग्राफ लिखा था। इस बॉक्स के अंदर हमने एक कुछ चीज़ें रख दी, पैराग्राफ रख दिया हमने h1 टैग रख दिया और हमने टेबल रख दी, ये टैग्स हमने रख दिए। अब जो भी चेंज इस डिव के अंदर होंगे वो सब हमारे इन सब पे अप्लाई होंगे। ठीक है, एक तरह से ये हो कि हमने एक बॉक्स रख लिया है, उस बॉक्स को हम अब उस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, अब हम उस बॉक्स को हिलाएंगे तो उसके अंदर की सारी चीज़ें भी उधर जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही डिव को यूज़ करने के बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है और बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है चीज़ों को अलाइन करने का। ठीक है, अब इसको हम एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि यार हमने कुछ एलिमेंट यूज़ किए हैं डिव का यूज़ करके, और हमने कुछ एलिमेंट किए हैं सिर्फ इंडिविजुअल लेके, मतलब हमने डिव यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो डिव है मेरा, मतलब ये सारे जो एलिमेंट है वो मेरे यहाँ आ जाए। ठीक है, ये सारे एलिमेंट मेरे यहाँ आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे सिर्फ इस डिव को कहना हो कि भाई एक काम कर, यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा कि भाई लेफ्ट में आ जाओ, सिर्फ इस डिव को बोलूँगा क्योंकि डिव के अंदर ही सारे हैं, अगर डिव जाएगा तो ये सब भी जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस डिव को बोला भाई डिव एक काम करो आप यहाँ आ जाओ, तो ये डिव यहाँ आ गया और उसके साथ सारी चीज़ें अलाइंड होकर भी यहीं पे आ गई। लेकिन अगर मैं इनको बोलूँ यहाँ पे आने के लिए कि भाई आप सारे यहाँ पे आ जाओ, लेकिन अब ये क्या करेंगे, एक एक करके आएंगे। यहाँ से पहले पी को मुझे हटाना पड़ेगा, फिर एक पी यहाँ पे आएगा, फिर इस h1 को उठा के मेरे को फिर इस एक h1 को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर टेबल को अलग से उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर इस इनपुट को यहाँ पे और फिर फॉर्म को यहाँ पे। ठीक है, मतलब मुझे एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को लाना पड़ रहा है। लेकिन इस डिव में मैंने क्या किया, सिर्फ एक कोड दिया और वो पूरा एक कोड ही उन सब पे अप्लाई होके यहाँ पे सीधा आ गया। लेकिन अगर जिसमें मैंने डिव अप्लाई नहीं किया था उसमें मेरा क्या हुआ, उसमें मेरे को एक एक करके चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ी। तो ये हमारा डिव का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें हम उसके अंदर रखते हैं वो सब चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि और ये डिव जो है बहुत ही मैसिवली यूज़ होता है हमारी वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि इस डिव के बिना चीज़ें बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होंगी। मेजॉरिटी आप देखोगे कि यार अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन करना, उस पर आपको डिव बहुत मिलेंगे, क्योंकि वही जो है वो कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमारे जो कोड को हैं वही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर हम उसको यूज़ ना करें तो हमारी वेबसाइट अगर मान लो 1 महीने में बननी होगी, वही हमारी 1 साल तक भी लग सकता है, क्योंकि चीज़ें उससे बहुत सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी ऐसे हेल्प करती है। तो हम वापस आते हैं अपने कोड पे। ठीक है, तो डिव हम समझ चुके हैं कि डिव हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि एक चीज़ें और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक और डिव ले लेते हैं, या फिर एक और डिव नहीं, हम इसी में डिव में काम कर लेते हैं, या फिर चलो एक और डिव बना ही लेते हैं। यहाँ पे हम एक और डिव ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डिव बनाया, डिव के अंदर हमने क्लास दे दी भाई कि क्लास डिव 2। ठीक है, डिव 2 हमने क्लास दे दी यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम h1 लिख रहे हैं। h1 को हमने लिख लिया वेलकम टू दी वेबसाइट। ठीक है, वेलकम टू दी वेबसाइट। अब हमने p टैग दिया, p टैग में हम लिखेंगे दिस इज CSS कोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कोर्स लिख दिया। अब चलो कुछ और भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि CSS इन 39 मिनट्स, और यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको कंट्रोल से सेव कराओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी ना, तो ये रेड कैसे हो गया, ग्रीन कैसे हो गया, और ये सब ग्रीन कैसे, क्योंकि मैंने अभी तक तो डिव में कुछ दिया नहीं है। तो ये सब चीज़ें कैसे आ गई यहाँ पे? ये सब चीज़ें इसलिए आ गई क्योंकि भाई हमने यहाँ पे बोला था कि भाई जितने भी H1 एलिमेंट हैं हमारे पूरे पेज में, उन सबको कलर दो रेड। तो हमारे H1 एलिमेंट तो उसने इसको कलर दे दिया रेड, और फ़ॉन्ट साइज़ दो 30, तो उसने फ़ॉन्ट साइज़ दिया 30। ऐसे ही पी में कलर दे दो उसको ग्रीन। जितने भी एलिमेंट है, ये कोई क्लास नहीं है, ये हमारे एलिमेंट टैग है। इसका मतलब है कि जितने भी पी हैं उन सब को नीचे ये सारी एट्रीब्यूट अलाउ कर दो। तो ऐसे ही इसने किया। भले ही हमारे डिव के अंदर चीज़ें थी, डिव के अंदर भी इसने H1 टैग तो हमारा यूज़ हो ही रहा है अंदर, तो उस H1 टैग को भी उसने वो सारे एट्रीब्यूट दे दिए। ऐसे इस पी टैग को भी इसने वो सारे एट्रीब्यूट दे दिए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिव की पावर है, तो हम इस डिव को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिव में क्लास दी div2, और अब हमने यहाँ पे कर दिया div2। अब हम चाहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें सेंटर में आ जाए। तो सेंटर के लिए तो मैंने बताई था टेक्स्ट अलाइन और सीधा सेंटर। जैसे ही कंट्रोल S करूँगा, इसको बीच में करूँगा तो भाई बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम डिव को यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार इसका जो फॉन्ट वेट हो, मैं चाहता हूँ बोल्ड हो सब चीज़ें, तो बस बोल्ड लिख देंगे हम यहाँ पे, बोल्ड एंटर करके कंट्रोल S, और यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारी हो गई बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारी तो अब हमारे कितने टॉपिक्स हो चुके हैं, हमारे क्लासेस भी हो चुके हैं, हमारी आईडीज़ हो चुकी हैं, हमारे डिव हो चुके हैं, हम डिव को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हम फ्लोट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टैग, या फिर मैं इस डिव के अंदर ही टैग ले लेता हूँ वाला फ्लोट का, ठीक है, क्योंकि फ्लोट एक एट्रीब्यूट है। अब हम सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि देखो यार, जैसे तो ये अभी ये है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यार ये सेंटर में है, मैं चाहता हूँ कि यार ये लेफ्ट, ये राइट में आ जाए, मतलब बिल्कुल ये यहाँ पे आ जाए राइट में। तो बस हमने इसको सेंटर दिया था, सेंटर की वजह हम यहाँ पे लिख देंगे राइट, कंट्रोल से सेव, और यहाँ पे देखोगे तो ये सब राइट अलाइन हो गए। मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये वापस लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो ठीक है भाई, हम इसको लेफ्ट लाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है, हम इसको लेफ्ट लाइन कर देंगे यार। यहाँ पे सिर्फ LEFT लेफ्ट लिख के कंट्रोल से सेव और रिफ्रेश, तो देखो भाई यहाँ पे सीधा आ गया लेफ्ट, और यहाँ ये हो गया हमारे लेफ्ट लाइन हो गए, ठीक है। तो अब हम आते हैं फ्लोट पे। अब फ्लोट का यार क्या होता है, इस अलाइनमेंट, ये तो हमने किया टेक्स्ट अलाइन, ये जो होता है हमारा पेज के फॉर्मेट में होता है, मतलब कि ये जो हमने लेफ्ट किया है अभी ये सिर्फ पेज के अलाइनमेंट में हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइन। अब मैं चाहता हूँ कि यार फ्लोट, ये इसको मैं टैब के थ्रू यहाँ पे, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट या फिर फ्लोट राइट ले लेते हैं। राइट ले लिया मैंने फ्लोट, कंट्रोल S से सेव करा, उसको रिफ़्रेश करा। तो ये जो फ्लोट हुआ है ना यार, ये पेज के कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब क्या है, पेज के कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि ये पेज से ऊपर उठा हुआ है। आप जैसे मान सकते हो कि ये सब जो चीज़ें हैं वो सब पेज के फ्लो में जा रही है, मतलब एक एक करके, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन जो ये जो फ्लोट बना है, ये पेज के फ्लो में नहीं है। ये कहीं, ये सर, ये इसके बाद, ये इस फॉर्मेट के बाद ये उठ चुका है। अब हम कहीं कुछ भी लिख सकते हैं इस साइड में। अब देखो, अगर मैं इसके बाद, जैसे इसके बाद में ना, ये हमने यहाँ लिखा था, अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूँ, मान लो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, हर्ष लिख दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल से सेव करके रिफ्रेश करूँ, तो देखो यहाँ लिखा आ गया, ये इसके नीचे नहीं आया। अगर मैं इस फ्लोट को हटा दूँ, अगर यहाँ से, ये कहाँ गया, ये रहा हमारा फ्लोट, मैं अगर इसको ऐसे मैं इसको अगर कमेंट कर दूँ और फिर इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखो हर्ष नीचे आ गया, ठीक है, समझे। ये फ्लोट का मतलब हो गया कि ये पेज के फ्लो से जा चुका है। अब ये सिर्फ राइट अलाइन हो गया बिना किसी चीज़ के, ये पेज के फ्लो से ही हट गया। तो इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, अब ये हो गया फ्लोट राइट, इसका मतलब है कि ये अब राइट में ही दिखेगा और ये पेज के फ्लो से ऊपर हो चुका है। अब हम इसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोट हम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन के लिए हम एक काम करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक डिव लेते हैं हम, डिव में हम क्लास बनाएंगे, बॉक्स नाम की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, ये स्टाइल यहाँ पे
अब इस बॉक्स में हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ब्लू वॉयलेट। कंट्रोल से सेव और रिफ्रेश। अब यहाँ पे कुछ आया नहीं, क्यों? मैंने तो बैकग्राउंड कलर रखा था क्योंकि इस डिफ के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई कंटेंट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ माय वेबसाइट। माय वेबसाइट, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर सेव करता हूँ और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तब देखना, जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये देखो, ये मैंने इसको फ्लोट कर रखा था ना, देखो अब जो भी कंटेंट आ रहा है यहाँ पे वो सब इसके सब कुछ पेज के साथ आ रहा है, बट ये सिर्फ ये जो है ये सिर्फ एक फ्लोट राइट हुआ है, मतलब ये राइट ही रहेगा। ऐसा हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा बेकार सा लगेगा, तो इसका मैं फ्लोट हटा देता हूँ। वो उसको ऊपर होगा ये फ्लोट। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया, इसको कंट्रोल से सेव करूँ। सेव करते ही तो देख, यहाँ से इसको रिफ़्रेश करा तो देखो, रिफ़्रेश करते ही ये पेज के साथ आ गया उसको हटाते ही, और ये यहाँ पे हमारा आ गया माई वेबसाइट। यार माई वेबसाइट में थोड़ा सा मेरे को भी दिख नहीं रहा कि कलर कौन सा है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कुछ ब्राइट कलर रख देता हूँ। ऐसे करते हैं, इसको हम रख देते हैं येलो। ठीक है, ये येलो रख दिया। मैं इसको सेव करा तो ये हो गया हमारा येलो। ठीक है, येलो हमने रख दिया। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स बने, मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एक दे दूँगा विड्थ। ठीक है, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे मैं दूंगा इसको विड्थ। तो मैंने इसको दे दी विड्थ, दे दी मैंने इसको 30 पिक्सल। ठीक है, विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो, देखो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लेंथ दे दी। ये थोड़ी कम हो गई, मैंने इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ। हाइट भी 300 पिक्सल की दे देता हूँ मैं इसको, 300 पिक्सल की। तो ये नीचे आ गया। 300 पिक्सल की तो बहुत ज़्यादा हो गई, 100 की दे देता हूँ, एक प्रॉपर बॉक्स ही बन जाएगा हमारा। इसको रिफ़्रेश करा तो देखो ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मार्जिन हो, मतलब ये बॉक्स जो है मेरे को ना मेरे को लेफ़्ट में चाहिए, ना मेरे को सेंटर में चाहिए, ना मेरे को राइट में चाहिए, मेरे को बीच में कहीं चाहिए ये। ठीक है, मतलब मेरे को ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा और स्पेस चाहिए इससे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारा आता है चीज़ें मार्जिन। ठीक है, मार्जिन, तो मार्जिन का मैं बता दूँ, सबसे पहले आता है टॉप। ठीक है, उसके बाद आता है राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ़्ट। ये होता नहीं है कुछ कि टॉप राइट बॉटम का, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे टॉप का मार्जिन आएगा, यहाँ पे राइट का, यहाँ पे बॉटम का, और यहाँ पे लेफ़्ट का मार्जिन आएगा। मुझे टॉप से मार्जिन नहीं चाहिए तो मैं टॉप से लिख दूंगा 0। मुझे राइट से मार्जिन चाहिए, ठीक, मुझे राइट से भी मार्जिन नहीं चाहिए एक्चुअली में, राइट का भी मैं लिख दूंगा 0। 0 मतलब 0 पिक्सल। ठीक है, बॉटम से भी मुझे मार्जिन नहीं चाहिए तो बॉटम का भी मैं कर दूंगा 0। हाँ, मेरे को लेफ़्ट से मार्जिन चाहिए। लेफ़्ट मतलब मेरे को यहाँ से मार्जिन चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट के मार्जिन के लिए मैं रख दूंगा 100 पिक्सल होती है। चलो मैंने, ठीक है, इसको मैंने सेव करा, उसको मैंने रिफ़्रेश करा वैसे ही, तो देखो यहाँ से ये 100 पिक्सल दूर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 100 पिक्सल दूर हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, यहाँ से तो मैंने दे दिया, मुझे ऊपर से भी बहुत थोड़ी चाहिए यार। मुझे चाहिए कि ऊपर से भी 100 पिक्सल मेरे को मार्जिन मिले। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 100 पिक्सल टॉप। यहाँ पे मैंने कंट्रोल से सेव करा और फिर कर दिया रिफ्रेश, तो देखो ये ऊपर से भी 100 पिक्सल का स्पेस आ गया। तो इसके अंदर ये पावर होती है कि हम अपने इस कंटेंट के पेज के कंटेंट को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस कंटेंट के पेज को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे। ये हो गया हमारा मार्जिन। मार्जिन को हम ऐसे भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ लेफ़्ट का ही मार्जिन चाहिए तो हम पूरा मार्जिन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे मार्जिन लेफ़्ट और लिख देंगे 200 पिक्सल। ठीक है, अगर हमें सिंगल अप्लाई करना हो तो हम सीधा मार्जिन लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट लिख के सीधा पिक्सल में। लेकिन अगर हमें 3-4 चीज़ें यूज़ करनी है, हमें मान लो टॉप में भी चाहिए मार्जिन, राइट में भी चाहिए मार्जिन, तो हम सिर्फ एक टैग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही साइड से मार्जिन चाहिए तो हम सिर्फ, हमें अगर ऊपर से चाहिए तो हम मार्जिन टॉप लिख देंगे, राइट से चाहिए तो मार्जिन राइट, लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट, और बॉटम से मार्जिन बॉटम। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से। अब इसके बाद देखेंगे हम पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? तो पैडिंग को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि यार देखो, ये तो हो गया हमारा मार्जिन। मार्जिन होगा कि मतलब हमें इससे कितना दूर चाहिए। मैं इससे 100 पिक्सल दूर होना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन पैडिंग क्या है? पैडिंग और मार्जिन सेम लगती है कई लोगों को, लेकिन ये बहुत डिफरेंस है इसमें। मार्जिन होगी हमारी, भाई मैं तुमसे 100 पिक्सल दूर होना चाहता हूँ, लेकिन पैडिंग क्या है? पैडिंग को मैं अगर 100 पिक्सल दूँ तो पैडिंग का 100 पिक्सल का मतलब ये है कि भाई मेरे को अंदर से 100 पिक्सल बड़ा कर दो।
इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें तो अगर जैसे कि ये कि हमने यहाँ पे अगर मार्जिन दिया था, मार्जिन हमने 100 यहाँ से डिफरेंस आया, लेकिन जब हमने पैडिंग दी गई 100 की, तो 100 की पैडिंग मतलब अंदर से डिफरेंस आया। ठीक है, मार्जिन जो देते हैं वो हम देते हैं बाहर के कंटेंट के लिए, पैडिंग जो देते हैं वो हम देते हैं अंदर के कंटेंट के लिए। आप ये ध्यान रख सकते हैं, हम ये ध्यान रख सकते हैं इसमें कि जो मार्जिन होता है वो हमें बाहर से लेते हैं, मार्जिन दूर से बना के रखो, मार्जिन बाहर रखो। पैडिंग हम लेंगे अंदर से। तो ये फ़र्क होगा हमारा मार्जिन और पैडिंग में। अब यार मुझे चाहिए बॉर्डर भी चाहिए। ठीक है, मैंने कई वेबसाइट पे देखा है भाई यार कि बॉर्डर भी हमारा होता है, तो वो बॉर्डर कैसे लेके आए, तो वो बॉर्डर भी आ जाएगा। उसके लिए हमें बॉर्डर भी लिखना है। बॉर्डर हम लिखेंगे, हमें बॉर्डर कैसा चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड, हमें चाहिए वाइट नहीं, हमें चाहिए ब्लू। ठीक है, हम लेंगे ब्लू बॉर्डर, वॉयलेट ब्लू लेते, चलो ब्लू वॉयलेट, और हमें चाहिए 3 पिक्सल का। सर ये जो मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ ये आपको याद रखने पड़ेंगे, सॉलिड ये सब, ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। बाकी तो सॉलिड की जगह कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा और पिक्सल भी चेंज हो जाएंगे। मैंने इसको सेव करा है और इसको रिफ्रेश कर दो, ये देखो ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया एक बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे 3 पिक्सल का, ब्लू और वॉयलेट कलर का। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और बढ़ाओ तो मैं इसको 10 पिक्सल ले लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करता तो ये 10 पिक्सल का आ गया हमारा बॉर्डर। ठीक है, तो ये ऐसे होता है हमारा बॉर्डर। लेकिन यार ये बॉर्डर बहुत शार्प है, मैं चाहता हूँ थोड़ा कर्व भी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा कि भाई ये तो कर्व भी होता है, तो ठीक है यार हम इसको कर्व भी कर देते हैं। इसके लिए होता है बॉर्डर रेडियस, अगर हमें बॉर्डर का रेडियस को थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल चेंज हो जाए हमारा, कंट्रोल से सेव करा और जैसे ही सेव करा ये देखो ये हमारे शार्प थे, लेकिन अभी थोड़े से कर्व हो गए हैं। लेकिन यार ये अब इतने कर्व नहीं हुए, फिर भी मेरे को अच्छे लगे, मुझे और कर्व करने, तो ठीक है पिक्सल्स बढ़ा दो। 10 पिक्सल हमने किए थे, अब हमने 20 पिक्सल कर दिए, तो अब मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ यार। हाँ थे ये थोड़े से और हो गए, लेकिन अब भी मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा और करना है अब। तो ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा ही मज़े ले लेंगे 50 करके, कंट्रोल से सेव करके मैंने इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो ये और आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बॉक्स नहीं रखना, मेरे को सर्कल रखना है। ठीक है, बॉक्स में मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, तो ठीक है हम एक काम करेंगे, फिर पिक्सल हम सीधा हटा ही देंगे, हम एक काम करेंगे परसेंट रख देंगे 50%, कंट्रोल से सेव करके, और फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो सीधा सर्कल ही आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम शेप्स के साथ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इस चीज़ में। लेकिन अगर हम बॉर्डर रेडियस यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम बॉर्डर को कर्व कर सकते हैं जितना हम चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट लाइन भी हमने देख लिया है। हम देखेंगे यार कि अब यहाँ पे अगर हम देखें कि फॉर्मेट जो है हमारा, मतलब कि जो चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें ये जो टेक्स्ट लिखा है हमें इस टेक्स्ट को चेंज करना है। टेक्स्ट को चेंज करना है मतलब क्या, हमें इस टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा लोरम इप्सम टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। इसको मैंने इधर यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पे वापस डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में हम बॉक्स के ऊपर लिखते हैं। चलो P टैग के अंदर कंट्रोल V सेव कर दिया हमने यहाँ पे, इसको ज़रा वापस यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको रीलोड कर दिया, तो रीलोड करते ही हमारा ये लोरम इप्सम का टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, वैसे ये मैं वैसे भी लिख सकता था, लेकिन लोरम इप्सम यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि प्रैक्टिस के लिए अगर चीज़ आसान हो जाती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोरम इप्सम लिया है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टेक्स्ट फॉर्म है, पहले तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं P टैग यहाँ पे दे देता हूँ, नहीं P टैग नहीं, मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा। अब यहाँ पे CLAS क्लास, और यहाँ पे लिख दूँगा पैरा स्टाइल। ठीक है, मैंने पैरा स्टाइल दे दिया, कंट्रोल C करके ऊपर सीधा पेस्ट कर देंगे हम, कंट्रोल V यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कलर दे देंगे, कलर तो कुछ देंगे नहीं हम इसमें, चलो कलर दे देते हैं इसमें, कलर हम दे देंगे ब्राउन। ठीक है, और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं इसको फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइड में कर देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल, ताकि थोड़ा बड़ा तो दिखे एटलीस्ट इसको। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना, मतलब ये जो टेक्स्ट है बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, मेरे को थोड़ा स्टाइलिश टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब टेक्स्ट थोड़ा स्टाइलिश चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम आए अपने गूगल फ़ॉन्ट्स पे। यहाँ पे हम जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट्स पे, यहाँ पे लिखेंगे ऑलमोस्ट, यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स पे आते ही हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हम वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएँ अपने फाइल पे, तो ये तो बहुत ही सिंपल फ़ॉन्ट्स हैं हमारे।
तो हम कोई बढ़िया से फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए, थोड़ा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट भी दिखेगा। मैंने यहाँ पे इसको चूज़ करा है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे एम्बेडेड चाहिए, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे यहाँ पे कंट्रोल C से, और इसको हम हेड के अंदर लिख देंगे, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। इस लिंक को हमें अपने हेड पे पेस्ट करना है यहाँ पे, और फिर इसको हम अपने CSS में यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज़, ठीक है। अब हम इस कंट्रोल C कर देंगे इसको, और यहाँ पे हमें जहाँ पे भी यूज़ करना है, हमें अपने पैरा स्टाइल में यूज़ करना है, कंट्रोल S कर दें, कंट्रोल V कर देंगे यहाँ पे पहले, तो फिर कंट्रोल S। हमने यहाँ पे क्या किया पूरा देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ से हमने ये जो लिंक दिया है, इसका मतलब है कि ये जो फ़ॉन्ट का सोर्स है, हमने इसका लिंक दे दिया यहाँ से, और हमने उसको अप्लाई कर दें यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे किया है कि भाई देखो, हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहते हैं ये। अब मान लो कि उसके ब्राउज़र में ये चीज़ अब इनेबल नहीं है याली, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ पे, इस लिंक पे जाएगा, और इस लिंक से वो फ़ॉन्ट उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिंक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस लिंक का सोर्स नहीं है, कि वो लिंक वो स्टाइल जो है हमारे पास वो है नहीं, तो उस स्टाइल को हम लिंक के थ्रू वहाँ से कैप्चर कर रहे हैं। तो अब वापस अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँ, ये था हमारा सिंपल टेक्स्ट, हम इस पर पेस्ट कर चुके हैं, फ़ॉन्ट फैमिली ला चुके हैं, और अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ तो इसका फॉर्मेट, इसका जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करा और ये देखो, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी, हमने फ़ॉन्ट फैमिली, स्टाइल, क्लासेस, डिव, फ़ॉन्ट, पैडिंग, मार्जिन, कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, फ़ॉन्ट वेट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। यानी CSS की अब हमें अच्छी खासी कमांड हो गई है कि अब हम कुछ भी चाहे तो हम CSS में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि यार इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, और एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ठीक है। अब हमने जो हमने पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ी है अभी, स्टाइल के अंदर लिखना है, इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। जो भी हम टैग के अंदर लिखते हैं वो होती है इंटरनल CSS। अब अगर मुझे इनलाइन CSS करनी है, इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है कि लाइन के अंदर CSS लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के अंदर CSS लिखेंगे, कलर ब्लू, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इस लाइन के अंदर CSS लिखते हैं, तो ये होती है इनलाइन CSS, मतलब लाइन के अंदर CSS लिखना। तो अब अगर मैं जाऊँ, ये मैंने कहाँ चेंज किया है, हेलो एंड वेलकम, हाँ ये टॉप पे चेंज किया है, ठीक है। स्टाइल कलर ब्लू, ये मैंने इनलाइन CSS के थ्रू मैंने इसको कलर दिया है ब्लू। अब मैंने इसको सेव भी कर दिया, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, ये कलर हो गया ब्लू, ठीक है। ये होती है हमारी इनलाइन CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है, अब एक्सटर्नल CSS को देखने के लिए मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ स्टाइल, इसको मैं सेव करता हूँ पहले style.css के नाम से, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ देखो कि ये मैंने .css दिया, क्योंकि ये अब इसकी जो फाइल है मैंने एक्सटेंशन दिया है .css, क्योंकि अब ये जो प्रॉपर जो फाइल होगी वो CSS के लिए ही है। पहले जो हमने फाइल की थी वो की थी .html के लिए, क्योंकि हम HTML भी लिख रहे थे उसके अंदर, तो HTML के अंदर हम CSS यूज़ कर सकते हैं। लेकिन CSS के अंदर अगर हमें प्योरली CSS लिखनी है तो उसके लिए हम .css एक्सटेंशन लगाते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम सारी अपनी CSS लिखेंगे। इंटरनल टैग में हमने क्या किया था, हमने पहले स्टाइल का टैग दिया था, उसके बाद हमने अपनी सारी CSS लिखी थी। अब अलग से फाइल बनाने का मतलब ये है कि हम एक्सटर्नल बाहर से भी CSS यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ पे मैं अगर एक छोटा सा पैरा दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक अलग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ दिस इज़ एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास दे देता हूँ यहाँ पे x CSS, कंट्रोल C, यहाँ पे इसको पहले सेव कर देते हैं, फिर यहाँ पे जाके .v, दिस, और यहाँ पे कलर दे देते हैं। अब कलर देंगे हम यहाँ पे ब्लैक कलर दे देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड दे देंगे हम वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देंगे हम यहाँ पे 50 पिक्सल। अब यहाँ पे हमें ये जो फाइल है इसको मुझे इससे लिंक करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। हमने इनलाइन पढ़ी जो लाइन के अंदर होगी, इंटरनल जो होती है वो हमारी एक ही फाइल में होती है, और जो एक्सटर्नल होती है हमारी, उस एक्सटर्नल फाइल को हमें लिंक देना पड़ता है। तो हम लिंक कैसे देंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर हेड में ही, यहाँ पे जाके मैं देना है लिंक
तो इस HRF के अंदर हमें देना है वो लिंक, इस फाइल का नाम, ठीक है। तो इस फाइल का नाम है हमारा style.css, नाम दे दिया, कंट्रोल से सेव करो। अब इसमें हमने क्या किया है कि इस फाइल का नाम हमने इस CSS के अंदर दे दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करें ना, अभी नीचे तो कुछ नहीं है, एक मिनट, मुझे यहाँ पे शायद नीचे थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ी विजिबल हो, वरना नीचे का वो पैराग्राफ दिखेगा ही नहीं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे HR टैग, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे HR टैग आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। HR टैग आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा है दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। अब मैं अगर जैसे इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। ये इतना बड़ा कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ अप्लाई किया था, ये हमने ब्लैक टेक्स्ट अप्लाई किया था। अब मैं टेक्स्ट को चलो रेड कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि रेड हो जाए, कंट्रोल S से सेव करा, उसको रीलोड करा तो देखो ये रेड हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 50 पिक्सल है नहीं भाई, ये और बड़ा हो, ये तो बहुत छोटा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि और बड़ा हो, ये 100 पिक्सल ले लेंगे। तो 100 पिक्सल सेव करा फाइल में और रिफ्रेश करते, ये देखो ये हो गया हमारा 100 पिक्सल का, ठीक है। तो ऐसे हमारी CSS काम करती है, एक्सटर्नल CSS काम करती है। तो वो हमने तीनों CSS देख लिए हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है और एक्सटर्नल CSS क्या होती है।